अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। आप सब सर को जानते हैं, हम उनकी बुक्स भी अब तो ले ली हैं, तीसरी दफ़ा ले ली है सर। और अब हर कोई उठा के ले जाता है आपकी बुक्स। मुझे तो ख्याल नहीं था कि इतना ज़्यादा लोग आपकी बुक्स के पीछे हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और दूसरा सर, आज हम ज़रा बात करेंगे कि पठानकोट और मुंबई अटैक्स, इसके बारे में काफ़ी दफ़ा जो है वो बात की जाती है इंडियन टीवी पे और सब जगह। और वो लोग ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से जो है ये गलती थी, लेकिन मानता कोई नहीं है। उन्होंने कई बार डोजियर्स दिए, कई तरह के सबूत दिए, लेकिन यहाँ से कोई बात नहीं हुई। ये टॉपिक मैंने आज सर इसलिए लिया है कि अभी रिसेंटली उनका एक मिसाइल जो है वो गलती से भटकता हुआ यहाँ आ गया था, और हमारे यहाँ से कहा जा रहा है कि जी ये जानबूझ के किया गया है और उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ से जो कुछ कहना चाहिए कि एलिगेशंस जो इंडिया की तरफ से हमारे ऊपर आती हैं, उस पे हमने क्या किया और कहाँ तक आप समझते हैं कि ये दोनों वाकयात जो हैं इनमें असल बात क्या है? देखिए, मैंने जो मेरी किताब है ना, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, उसमें तो ये मुंबई अटैक 2-3 सफ़ों में कवर्ड है, क्योंकि मैं उसके इमीडिएटली बाद पाकिस्तान में भी आया था। हमारे कई जनरल से भी बात हुई, बाकी जर्नलिस्ट और ये सारा कुछ। और इसमें बिल्कुल ही कोई शक नहीं कि ये जो है टेररिस्ट अटैक कहना चाहिए, बिल्कुल। ये पाकिस्तान से ही कुछ लोग गए थे, लश्कर-ए-तैयबा के साथ ही उनका ताल्लुक बनता है। हाफ़िज़ सईद, एज़ यू नो, उनके हेड हैं, शायद वो इन डिटेंशन हैं। और कोई लखवी साहब थे जो मास्टरमाइंड कर रहे थे, यानी इनको डायरेक्ट कर रहे थे इन लड़कों को। 9 थे, 9, जो ये कराची से आए, बीच में रुकते आए, कैसे आए, ये बॉम्बे पहुँचे, क्योंकि मैंने फिर खुद जाके बॉम्बे वो जगह भी देखी हैं, जहाँ-जहाँ इन्होंने हमले किए हैं। सो आई एम विटनेस टू ऑल दैट। एक और बात, जब मैं ये अटैक हुआ था तो व्हेन आई केम टू पाकिस्तान, तो एक दोस्तों की महफ़िल में मुझे किसी ने कहा जी कि वन ऑफ आवर जर्नलिस्ट हू वेंट एंड टॉक्ड टू हिज फादर, आप चाहें तो उनसे बात कर लें। मैंने कहा ठीक है, आप मेरी बात करवा दें। उनसे मेरी बात हुई, उनका सरनेम वड़ाइच था। 2-3 वड़ाइच हैं जो इस किस्म के जर्नलिस्ट हैं, एंड आई डोंट रिकॉल कि उनका पहला नाम क्या था, बट डेफिनिटली वड़ाइच। उन्होंने कहा सर बिल्कुल मैं वहाँ गया था, एंड आई टॉक टू हिज फादर कन्फर्म्ड के ये जो है ना अजमल अमीर, ये कसाब, ये मेरा बेटा है। तो मुझे तो इतना भी याद है कि एक दिन के लिए पाकिस्तान के मेरे ख्याल टेलीविज़न पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे ये कवर भी किया गया था। सर हामिद मीर साहब इंडिया, ने कवर किया था और घर भी बताया था उसका। सारा कुछ हुआ था। हम्म। अब उसको डिनाई करना, मैंने कई दफ़ा देखा है, इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग कह रहे होते हैं कि जी वो कसाब जो है वो तो इंडियन सिटीज़न था, वो तो पाकिस्तानी था नहीं। तो इससे होता क्या है, मैंने अमेरिका की आपके तैयारी के लिए फिर देन आई लुक व्हाट इज़ द अमेरिकन पोज़ीशन, यूके पोज़ीशन, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे। जो अपना वो क्या नाम था उनका, ब्राउन, ब्लेयर के मिनिस्टर थे, ही केम, मैडलिन ऑलब्राइट केम, एंड उनका एक बयान है, मैं वो पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। जी। आई नोटेड इट डाउन फॉर हर। उन्होंने कहा, यानी पाकिस्तान को उसके बाद कैसे डिस्क्राइब किया गया, पाकिस्तान हैज़ एवरीथिंग दैट गिव्स यू एन इंटरनेशनल माइग्रेन। It has nuclear weapons, it has terrorism, extremism, corruption, very poor, and it's in a location that really is important to us. इतना स्ट्रॉन्ग बयान है मेडलिन ऑलब्राइट का। हाँ जी, तो बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है, बल्कि वन ऑफ द कैरेक्टर्स हु वाज इन्वॉल्व्ड, हेडली, हाँ जी, वैसे उसका नाम पता नहीं दाऊद गिलानी था या कुछ, जो महाराष्ट्र में किसी टेररिज्म में पकड़ा गया। इतनी ज़्यादा कन्फर्मेशन है उसकी,
और हुआ ये था कि उस ज़माने में लेट मी पुट यू इन, जो हमारे न्यूली इलेक्टेड प्रेज़िडेंट थे आसिफ अली ज़रदारी, उन्होंने और प्राइम मिनिस्टर गिलानी जो है, हाँ जी, यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने इनिशियली एग्री कर लिया था कि हम आईएसआई के जो हेड है ना जनरल पाशा, उनको इंडिया भेजते हैं ताकि वो कोऑपरेशन करें इसकी इन्वेस्टिगेशन में। मुझे तो इतना भी याद है कि फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के जो थे ये अपना शाह महमूद कुरैशी, व्हाइल द अटैक टुक प्लेस ही वाज इन दिल्ली, क्योंकि एक कोशिश हो रही थी दोबारा पीस टॉक्स को रिवाइव करने की। तो ये लोग बड़ी बड़ी मुश्किल से ये वापस आए दिल्ली से। आई नो दिस बिकॉज़ सम ऑफ देयर क्लोज फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट। तो उस केस पे तो मेरी थॉरो स्टडी है, और आई वेंट देयर, सॉ इन बॉम्बे, आई फेल्ट सो अशेम्ड एंड एम्बैरेस्ड, इन्होंने जो वहाँ पे जाके हरकतें की हैं। फिर एक बीबीसी का घंटे से ज़्यादा लंबा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आप, जब इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो पूरे सुना देते हैं आपको। और ये लड़के जो हैं, ये हैं ताजमहल होटल में, कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन है टीवी की जिस पे बहुत एंटरटेनमेंट है। तो उन्हें कहा जा रहा है लाहौरी पंजाबी में कि तुम्हारा काम नहीं है इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट होने का, तुम्हारा काम है कि लोगों के दिल में खौफ पैदा करो। तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, बजाय ये मानने के। कभी हम कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर, मैंने कई प्रोग्राम्स में कहा है कि अंडर इंटरनेशनल लॉ, व्हाटएवर इट मीन्स, इंटरनेशनल लॉ तो वायलेट हर वक़्त होती है, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों को उसकी ज़रूरत है। अंडर इंटरनेशनल लॉ यू कैन नॉट क्लेम कि कोई आपकी टेरिटरी से जाके कहीं किसी और मुल्क में एक एक्ट ऑफ सैबोटाज या टेररिज्म करता है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट्स सिंपली नॉट पॉसिबल। लेकिन सर आपके ख्याल से ऐसा क्यों हुआ? किसने किया? कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट इसके पीछे थी, या ये कोई तीसरी ताकत है जो ऐसे कर रही है? अब ये सवाल जो है, इसका अल्टीमेट हल तो किसी के पास नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी ने आके कहा था इमीडिएटली कि हर इंडियन में पाकिस्तानी और हर पाकिस्तानी में इंडियन है। ये उनकी एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है। और ही वांटेड गुड रिलेशंस विथ इंडिया। और महल जो नई हुकूमत आई थी जरदारी की और गिलानी की, उसको क्या कहते हैं, एम्बैरस करने के लिए, उसको अंडरमाइन करने के लिए ये किया गया। परवेज मुशर्रफ had just been removed. Pervez Musharraf was actually negotiating a very good peace deal with मनमोहन सिंह। उनको पहले निकाला गया, ये नई हुकूमत आई तो इसको भी एम्बैरस किया गया। अब आप देखें ये कौन कर सकते हैं? पाकिस्तान मिलिट्री एज अ होल, आई डोंट थिंक सो। हमारी इस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर रोग एलिमेंट भी बहुत है, जो किसी ज़माने में सर्व करते रहे हैं या शायद आज भी करते हैं, जिनके पास इतना इन्फ्लुएंस है कि दे कैन मैनेज दीज थिंग्स। ये लश्कर तैयबा और ये जैश ए मोहम्मद और ये, दे आर वर्थ नथिंग इफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट डजंट गिव देम प्रोटेक्शन। कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा देर नहीं रह सकती अगर वहां की हुकूमत, वहां की स्टेट उनकी मदद ना करे। ये सारी दुनिया में ये एक असूल है। नो स्टेट, हाँ वो ठीक है, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की ये जो टेररिस्ट सेल्स हैं, इन्होंने तो हिम्मत करके जीएचक्यू पे भी हमला कर दिया था। वो दुरुस्त है, क्योंकि एक दफा अगर आप ये सेल्स बना दें तो टोटल कंट्रोल तो उनके साथ उन पे नहीं हो सकता। सो ये भी हो सकता है कि ये इस किस्म के रोग एलिमेंट जो हैं वो अपना काम कर जाते हैं, जबकि जो ऑफिशियल आपकी हुकूमत होती है वो शायद उसमें इन्वॉल्व नहीं होती डायरेक्टली। इस तरह है। तो सर लेकिन ये ज़रूर है कि ये बात तैयार इन्हीं ने किए थे इस तरह के लोगों को अपने किसी और काम से और काम के लिए, लेकिन हुआ ये कि अब इन्हीं के गले पड़ना शुरू हो गए, क्या ये कहा जा सकता है? आप ये कह सकते हैं कि इनके गले ये कभी-कभी पड़ भी जाते हैं, लेकिन इनको
जिंदा रखना, इनको, इनके जो नेटवर्क्स हैं उनको कायम रखना, वो तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट के किसी एजेंसी की मर्जी से ही होता है ना। मुझे तो यूं समझ आती है। वरना ये अपना लाहौर के पास जो है, चबुर्जी के पास जो इनकी पूरी एक हुकूमत है यार, ये तो हाफिज ये सईद की। हाँ, हाफिज सईद को तो सर इन्होंने ऐसे दामाद की तरह रखा हुआ है, उसको हाउस अरेस्ट है वो, और मजे वही ना, से रह रहा है। हाउस अरेस्ट हाँ? है। हाँ, और और अब एक और टीएलपी के नाम से एक और जमात सामने आ रही है, और वो भी तरह तरह की जैसे कहने चाहिए कि थ्रेट्स देते रहते हैं पाकिस्तानियों को ही। इंडिया को तो अभी तक नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तानियों को डराते धमकाते रहते हैं। ये तो कौन है? ये तहरीक टीएलपी लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक वाले। जी। तौबा, वो और ज्यादा इनसे एक्सट्रीमिस्ट हैं, क्योंकि हाँ। ये जो है जैश ए मोहम्मद और ये लश्कर तैयबा, इनकी तो अपना एक डिसिप्लिन है ना। लेकिन लश्कर तैयबा तो प्योर मॉब मेंटेलिटी है। तो उनसे तो आप कुछ, उनसे कुछ भी बैद नहीं, वो जो चाहे कर लें। वो कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये दोनों तो हैं, दैट आई डोंट नो। लेकिन उनका क्लाउड बहुत है ना, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर ये बरेलवी टाइप लोग हैं, तो उनकी मस्जिदों पे कंट्रोल ज्यादा है और उनके मौलवी भी ज्यादा होंगे, ऐसे मुझे लगता है। आज भी स्टेटमेंट्स चल रही थी कि इंडिया ने एक शायद कोई लॉ पास कर दिया है कि जो मस्जिदें हैं या मसाजिद हैं उसमें से लाउड स्पीकर हटाने के लिए, जो कि एक बड़ा अच्छा अमल है। हमारे यहाँ भी होना चाहिए, बहुत होना पॉल्यूशन फैलती चाहिए। है उससे, होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ सबका ईमान जाग गया था, और सुबह हमारे कुछ मिनिस्टर्स जो है लगे हुए थे, देखिए जी मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है। मैंने कहा लाउड स्पीकर ही तो निकाल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हमें भी करना चाहिए, हमें भी निकाल देने चाहिए लाउड स्पीकर। लेकिन सर पठानकोट के का आप क्या, किस तरह से आप देखते हैं कि पठानकोट के वाक़े को? पठानकोट को भी आप उसी बैकग्राउंड में देखें ना, कि अपना नवाज शरीफ वाज इन पावर एज प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उनकी कहीं पहले मुलाकात हुई, फिर उन्होंने अपनी एक प्राइवेट शादी पे उन्हें बुला लिया। एंड नरेंद्र मोदी मस्ट हैव कम विद अ लॉट ऑफ गुड फेथ, क्योंकि उनके जो प्रेडिसेसर थे वाजपेयी, वो भी बीजेपी के हैं ना, वो आए थे 1999 में नवाज शरीफ की इनविटेशन पे। फिर वो मीनार पाकिस्तान गए, वहां उन्होंने कहा कि हम पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन अब हम समझते हैं कि ये जो है, ये हिस्ट्री का फैसला है और हम इसको कबूल करते हैं। तो हमने तब कारगिल कर दिया था। इट वाज, तब से पाकिस्तान सारी दुनिया में उसकी बात कोई सीरियसली नहीं लेते। दे डोंट, दे कांट ट्रस्ट पाकिस्तानीज। मुझे एक दो कॉन्फ्रेंसेस में एम्बेरसमेंट भी हुई लोगों को कहते हुए सुनते, जहां मैं बैठा हुआ था। तो एज अ पाकिस्तानी ओरिजिन पर्सन, यू फील एम्बेरस्ड, यू फील एंग्री, क्या किया जाए। लेकिन लोग आम कॉन्फ्रेंसेस में ये कह रहे थे, जो मिलिट्री के एक्सपर्ट थे बाकी दुनिया के, वहां पे इत्तफाकन मैं भी गया हुआ था। तो ही केम इन, आई थिंक नवंबर, या नवंबर में, आई थिंक ही केम, और दिसंबर, वट एवर, 2015 31 की रात को ये क्रॉस करके गए हैं पठानकोट। और पठानकोट में किसी टैक्सी ड्राइवर को पहले किसी का गला काटा। मैंने वो सारी डिटेल्स आपकी इसके लिए फिर तैयार किया, टू सी हाउ दे हैव। और वो कई दिन तक ये टेररिज्म के, अनटिल आई थिंक ये 5 थे, इनको इन्होंने मार दिया, उनके 6 बंदे इन्होंने मार दिए। वंस अगेन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर। और मुझे एक यकीन है कि नरेंद्र मोदी, हु इनिशियली वांटेड कि ठीक है हम दोनों मिलके कुछ एक नया अमन का की तरफ जाएं, ही इज अ डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर। वो टफ आदमी है, राइट और रॉन्ग। अब तो प्रूव भी हो गया ना इलेक्शन जीतने की वजह, कि पीपल कंसिडर हिम एज अ स्ट्रांग लीडर एंड दे थिंक इंडिया नीड्स अ स्ट्रांग लीडर। उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो भी हैं, वो हमेशा साइडलाइन हो जाती हैं, क्योंकि ये यूक्रेन की जंग हो रही थी तो उसका भी असर हुआ होगा, बट दैट्स अ साइड इशू। उसके बाद जाने के महल जो उनकी अब है अंडरस्टैंडिंग, वो ये है, टिट फॉर टैट। अगर आप कुछ करेंगे तो हम भी उतना ही करेंगे। हुआ क्या कि पाकिस्तान ने उसके बाद
वो कुछ कुलभूषण यादव को पकड़ लिया। आई थिंक दिस वाज मार्च 2016, ये जनवरी में हुआ था इंसिडेंट। फिर उसको इन्होंने सजाए मौत दिला दी। फिर वो अब ही स्टिल इन प्रिजन, इस किस्म की चीजें हुई हैं। इन्होंने कैसे स्क्वेयर किया? बाय सेइंग कि देखें, इंडिया भी जो है ना वो सैबोटाज करता है, और हमने इस बंदे को बलोचिस्तान से पकड़ लिया है, जिसको 2017 में जाके फिर जब उसको सजाए मौत हुई तो इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ही वॉज इन द नेवल सर्विस बट ही रिटायर्ड लॉन्ग टाइम अगो। वट एवर द ट्रूथ अबाउट हिम, आई एम नॉट इन टू इट। मैं कहता हूं कि इस किस्म की हरकतें जो है ना, बट पठानकोट वॉज अ टेरिबल टेररिस्ट एक्शन, basically to sabotage Nawaz Sharif and the peace process. लेकिन सर जैसे इन्होंने बात की कुलभूषण की या किसी की, तो वो तो आम सी चीज इसलिए लगती है कि एक दूसरे के मुल्कों में इस तरह के अगर कोई वाकई में कोई जासूस हो तो वो तो भेजा ही जाता है, चाहे टर्म्स अच्छे भी हों। मैं जी ये जी, नहीं कह रही कि उसके ऊपर क्योंकि अभी तक साबित नहीं हो सका है तो कुछ कहना जो है वो मुनासिब नहीं है, मैं उसको भी तो नहीं कह रहा इन्होंने कुछ, मैं कह रहा हूँ इन्होंने कि ये साथ साथ ही हुआ था। हाँ जी, लेकिन सर उससे इतना नुकसान नहीं होता है कि कोई यहाँ से गया है वहां पे जासूसी कर रहा है, कोई वहां से आया है जी यहाँ पे देख रहा है, बिल्कुल। लेकिन लोगों को मार देना, लोगों को जान से मार देना, ये ज्यादा बड़ा जुर्म है। तो आपके ख्याल से ये पठानकोट का भी जो है वो किसने किया होगा और क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्या आप समझते हैं कि किसी को क्या फायदा हो सकता है? देखिए, इसलिए कि उस जमाने में बात शुरू हुई थी कि पाकिस्तान के पता नहीं सेक्रेटरी लेवल लोग मिलेंगे टू स्टार्ट द पीस प्रोसेस, बिल्कुल उसको सैबोटाज करने के लिए। और वो जैश ए मोहम्मद पे जो है ना, इंडिया पॉइंट आउट करता है कि ये उन्होंने कैरी आउट किया था। वो जो है, मुंबई वॉज लश्कर तैयबा, दिस वॉज जैश ए मोहम्मद अकॉर्डिंग टू द इंडियंस। पाकिस्तान ने तो दोनों को नहीं ना माना। हमने तो कसाब को भी कह दिया कि वो इंडियन सिटीजन है, वो तो पाकिस्तानी है नहीं, जबकि उसके बाप ने एडमिट किया है और उसका खानदान उसके बाद गायब ही हो गया है। उसके वालिद साहब थे, मैंने खुद देखा अपनी टीवी पे उनके वालिद को बोलते अरे हुए। गायब कर दिया होगा, हमारे यहाँ गायब करना कौन सी बड़ी बात हाँ, है, बलूचिस्तान में हर जगह मिसिंग पर्सन्स का लेकिन इश्यू मैंने रहता अपनी आंखों से देखा है। सो है। हाउ कैन आई नॉट हाँ, ट्रस्ट माय ओन आईज कि मैंने वीडियो उसके में, वो बेचारे पंजाबी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं जी मेरा पुत्र है, ये है वो हाँ, सारी बात उसने, गरीब आदमी ने। अगले दिन के बाद वो खानदान की भी कोई खबर नहीं है कहाँ गए हैं वो। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप जाए ना, इन्वेस्टिगेशन करें, तो पता लगता है कि पठानकोट के ऊपर भी सारी दुनिया ने, अमेरिकन, ईयू, यूके, जो मेन प्लेयर्स हैं, उन सब ने कहा है कि ये टेररिस्ट एक्ट जो है ये पाकिस्तान की तरफ ही इशारा है। तो आप क्या कर सकते हैं आप? बिल्कुल। और सर मुझे लास्ट में ये पूछना है कि इन दोनों वाकयात से आप जैसे आज जो हमने डिस्कस किए, आपके ख्याल से पाकिस्तान को क्या डैमेजेस जो है वो हुए, पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ? कहना चाहिए कि दुनिया के नक्शे पे सारी दुनिया ने देखा और सुना कि क्या किया गया है, तो इससे पाकिस्तान के एफएटीएफ में जो हम फंसे हुए हैं और 10 चीजें इस तरह ये की, क्या इस वजह से? ये जो आपने नेम कर दिया, दैट इज वन इंडिकेशन। लेकिन देखें, स्टेट्स की एक होती है कि देयर इज अ गवर्नमेंट विच स्पीक्स फॉर यू, और जो वो फैसले करते हैं वो ही माना जाता है कि स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, द विल ऑफ द स्टेट। जैसे कि देखें ना, लाहौर अकॉर्ड जो था 21 फरवरी 1999 का, वो तो साइन हो चुका था ना, कि हम नो यूज ऑफ फोर्स, और कश्मीर पे ठीक ठाक प्रोग्रेस हो रही थी। उसको सैबोटाज हमारे जनरल मुशर्रफ और उनके जनरल्स ने कर दिया था। देयर आर नो टू व्यूज अबाउट इट। अब मुशर्रफ स्टिल क्लेम्स कि उन्होंने वहां पे विक्ट्री हासिल की, हालांकि कहा जाता है 3000 हमारे जो हैं बंदे वहां पे मारे गए हैं। हाँ जी, जिनको हमने शुरू में तो माने ही नहीं है कि वो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, हम कहते रहे वो तो मुजाहिदीन है। और पठानकोट का अभी तक हम नहीं मानते, हम कहते हैं कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने खुद ही मास्टरमाइंड किया। द रीजन इज व्हाई वुड इंडिया वांट टू डू इट व्हेन देयर प्राइम मिनिस्टर हैड कम टू पाकिस्तान
फॉर मैरिज, और ये भी डिसाइड हो गया था कि पीस प्रोसेस की दोबारा रिवाइवल होगी। व्हाई वुड इंडिया डू दैट सर व्हेन? हमारे तो एक ब्रिगेडियर साहब ने एक नई थ्योरी निकाली। मैंने उनसे कहा कि जी बांग्लादेश के मतलब 1971 के टाइम पे कहा गया कि बहुत ज्यादा रेप हुए थे और सारा कुछ पाकिस्तान आर्मी ने किया, ये उन्होंने मतलब जो बात होती है, तो वो कहने लगे नहीं वो इंडियन आर्मी थी, उसने पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म बना ली थी। मतलब हम किसी भी लेवल पे चले जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। मेरी, अगर आप गैरिसन स्टेट किताब पढ़ेंगे तो वहां पे जो रेप्स हुए हैं ना, उनके ऊपर सवाल हुआ था, पाकिस्तान ने अरेंज किए थे। एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स आए थे। तो जब वो जनरल न्याजी से उन्होंने पूछा, जी हमने सुना है कि बहुत यहाँ रेप हो रहे हैं, तो ये किसने रिपोर्ट किया है? ये थे अपना ब्रिगेडियर सिद्दीकी, जो ये नहीं है आईएसपीआर, उसके उस जमाने में वो हेड थे। उनकी किताब है। वो कहते हैं कि न्याजी अपनी तरफ से ब्रिटिश ह्यूमर, ही आंसर्ड कि शुड माय मेन गो टू जेलम टू रिलीव देमसेल्व्स, यानी कि अगर वो रेप यहाँ ना करें, बीवियां तो उनकी जेलम बैठी हैं, तो वो क्या जेलम में उन्हें भेजूं? तो ये इतनी ओपन एडमिशन है, व्हाट कैन यू डू? लेकिन सर हमने बल्कि सीखा कुछ बल्कि नहीं हमने। एक और बात मैं बता दूं, पाकिस्तान में जब उन्होंने सरेंडर किया है, तो 2 दिन तक उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को इजाजत दी कि आप अपने वेपन्स कैरी करें, क्योंकि बांग्लादेशी चाहते थे पकड़ पकड़ के उनको मारना। तो इंडियन आर्मी प्रोटेक्टेड द पाकिस्तान आर्मी, और बाद में ये सारे रिलीज होके आए आफ्टर भुट्टो साहब शिमला, वो क्या कहते हैं, अकॉर्ड हुआ। तो इंडिया का रिकॉर्ड कंपेयर टू पाकिस्तान मुझे तो मुनासिब नजर आता है। वरना वो ऑल दे नीडेड वाज टू टर्न देयर आई, और बांग्लादेशियों को, क्योंकि ये तो इनके पास, ये तो सरेंडर कर चुके थे, 200-300 हजार बंदे मरवा ही देते, बट दे डिडंट लेट दैट हैपन। लेकिन सर ये अपनी गलती से सीखते क्यों नहीं है? इनको इनको शर्म क्यों नहीं आती आगे? मतलब आगे से ऐसा क्यों नहीं करते कि ये इस तरह की गलतियों को माने, उसे सीख के आगे बढ़े, बजाय इसके फिर वही हरकतें। बात ये है कि आज तक इनको यही था कि हम अपना नेगेटिव रोल यहाँ पे रखें। अफगानिस्तान, ये सेंट्रल एशिया का रूट, ये सारा कुछ जो है, यहाँ पे तो हम बैठे हुए हैं। तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक है, ये है, वो है, जो इनकी सोच है। आई हैव टॉक टू देम कि हमारा तो एडवांटेज बड़ा ये है, चाइना से भी हम मिलते हैं, उस जमाने में सोवियत यूनियन होता था, उसके साथ भी ये इस किस्म के कनेक्शंस बनाते रहते हैं। अब रशिया हो गया है, सेंट्रल एशिया के साथ भी, तो हम सबको ब्लैकमेल कर सकते हैं और फंडिंग अपनी ले सकते हैं। अब अमेरिका ने तो देनी बंद कर दी हुई है, वी नो दैट। और सऊदी अरेबिया एक ज़माने में जब ईरान के साथ उसका झगड़ा था, तो वो भी पैट्रनाइज़ करता था। चाइना पता नहीं कितना, चाइना ने वेपन-वूपन तो देता रहता है, बट इवन इफ चाइना वांट्स टू डू ग्रेट ट्रेड, ये बेल्ट एंड रोड वाला, तो जब तक पाकिस्तान पीसफुल नहीं होगा, एक्सट्रीमिज़्म खत्म नहीं होगी, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स पे नहीं होंगे, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? पाकिस्तान के अंदर मैंने बाहर बार-बार कहा है, फ्रॉम टॉप लीडरशिप टू ऑर्डिनरी लीडर्स, they are very good tactically, they lack strategic thinking। strategic thinking होता है कि इन्होंने, चले बेस्ट एग्जांपल है ना, कारगिल किया था। कारगिल आपने कर दिया, यू हैव टू बी रेडी politically, you have to be ready diplomatically, you have to be ready to represent your point of view in international forums। वहां पे ये जीरो निकल आए। अब ये झगड़ा है कि नवाज शरीफ ने जाके वहां पे माफियां मांगी हैं, या नवाज शरीफ खुद कहते हैं कि जी मुशर्रफ केम बेगिंग टू मी के हमें बचा लो। ये इस किस्म के झगड़े हैं। लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तान गेव अप, और बिल क्लिंटन ने कहा कि एक ही चॉइस है, या तो मान लो या निकल जाओ। सो दे हैड टू एक्सेप्ट, वो जो है, अब मानते नहीं है। मुशर्रफ कीप्स ऑन सेइंग कि ये तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नवाज शरीफ ने बिट्रे किया है। नवाज शरीफ कहता है कि मुझे इन्होंने सही बताया ही नहीं कि क्या कर रहे हैं।
हाँ जी, उन्हें उन्हें बुला के कोई जनरल सी बात बता दी होगी। एंड जनरल नवाज शरीफ इज नॉट वेल इंस्ट्रक्टेड इनटू आर्मी स्ट्रेटजी ये और वो। उन्होंने सुनी नहीं सुनी, एक ही बात हो गई होगी। तो ये हाल है पाकिस्तान का। हमारी क्रेडिबिलिटी जो होती है ना, यानी आपके मेरे लफ्ज उनका कोई वेट होना चाहिए, वो जीरो से नीचे है। नोबडी बिलीव्स अस। ये मसला बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई यकीन नहीं करता। और अभी जो जनरल बाजवा ने कहा कि हमें पिछला सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहिए, तो आई होप कि अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर वो कई वाकई में दफा कह दोबारा चुके हैं। रिपीट मैं ना तो बड़ा करें। वेलकम कर रहा था कि उन्होंने कहा था कि इंडिया के साथ हम ट्रेड खोल देंगे विदाउट मेकिंग कश्मीर इश्यूज रेजोल्यूशन, यू नो, अ प्री कंडीशन। अगले दिन ही कैबिनेट ने कह दिया कि एक मिनिस्टर ने भी हमारा कह दिया था कि वी आर गोइंग टू इंपोर्ट सो थिंग्स फ्रॉम इंडिया। तो हमारी कैबिनेट जो है प्रिजाइडेड बाय इमरान खान एंड अनदर सम अदर मिनिस्टर्स, इन्होंने नेगेटिव पोजीशन ले ली। तो क्या किया जाए? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्चुअली ड्रामा ही था। जनरल साहब ने ये कहना था, मिनिस्ट्री ने आगे से उसको निगेट कर देना था, क्योंकि इनकी ये था कि इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन जारी रहे। तो अगर ये पॉलिसी है तो व्हाट कैन यू एंड आई डू भाई? लेकिन सर इनकी वजह से जो आम लोग हैं यहाँ के, मेरे और आपके जैसे, वो भी एम्बेरस हो जाते हैं। जब कभी हमारा वास्ता पड़ता है किसी इंडियन के साथ और हम बात करते हैं, तो वो हमारे ऊपर शक करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको मैं भरोसा करता नहीं हूँ। होता हमारी बात का कि मैं हम अपने ऐसा वी कैसे करें। जी, जी, जी। बिल्कुल, मैं भी अपने वीडियोज़ करता हूँ, तो जो उनके रिमार्क्स होते हैं कि हम कैसे आपकी बातों को ट्रस्ट कर सकें। हम्म, आप तो बड़े अच्छे ख्याल रखते हैं, बट हू आर यू? एंड इट इज़ अ फैक्ट। मैं तो एक स्कॉलर हूँ ना, एक हम्म। प्रोफ़ेसर हूँ। ठीक है, आप जैसे लोग इज़्ज़त करते हैं, तो मेरी बात भी सुनते हैं। बहुत लोग सुनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट मेरा तो इन्फ्लुएंस इस्लामाबाद में ज़ीरो है ना। हम वी आर नॉट, आई मीन क्या कर सकते हैं हम? मतलब इन लोगों के एक्सेप्ट एक्शन की वजह से पूरी कौम का नाम खराब हुआ है ना। सत्यानाश हुआ हुआ है, आई कैन टेल यू। अब देखिए, मेरी एक और अब इन्वेस्टिगेशन बताएगी। मैंने भी एक प्रोग्राम किया था जब ये मिसाइल आई है। मैंने कहा पाकिस्तान आर्मी ने बहुत डिग्निफाइड तरीके से कहा कि वी आर टेकिंग नो पोजीशन अंटिल वी हियर फ्रॉम इंडिया। फिर अगले दिन इंडिया से आ गई कि एडमिट कर दिया, उन्होंने रिग्रेट किया कि एक्सीडेंटली हो गया। अब उसके बाद ये दोनों तरफ से शुरू हो गया कि नहीं जी, देखें उधर भी तो स्पॉयलर्स हैं कि नहीं, नहीं, नहीं प्रोफ़ेसर यू आर रॉन्ग। ये तो हमने टेस्ट किया आपका कि आपकी जो एयर डिफेंस है वो ठीक है या नहीं है। याद रखें 4 और आ रहे हैं, मतलब उधर से भी वो तंग करते हैं। नहीं हमारी खैर, वो तरफ तो से भी मजाक में लिया, अच्छी। इस चीज को तो सर मजाक में लिया जा सकता है कि हम टेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ से भी तो वो पाव पाव के बम और वो ऐसा फेंकेंगे वो कि वो मुसलमानों को छोड़ के सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे। ये हमारे जो होम मिनिस्टर है वो बैठ के बात कर रहे हैं। हमारे होम मिनिस्टर ये शेख रशीद है ना, जी। तो उनकी तो बात छोड़ें आदमी। आई डोंट थिंक इन इंडिया एनीबॉडी टेक्स हिम सीरियसली। एंड एक्चुअली दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर इमरान खान्स क्रेडिबिलिटी। एक तो आजकल वो खुद एक्सट्रीम जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ही हैज रिटेन्ड दिस मैन एज द होम मिनिस्टर। तो इंटेलेक्चुअल जो होता है ना, आईक्यू का लेवल, वो आप देख लें। ये कनिंग जरूर हो सकते हैं, कनिंग एक और चीज है, लेकिन इंटेलेक्चुअली ब्राइट होना, एनलाइटेंड होना इज अ डिफरेंट लेवल। बिल्कुल। और अगर इनमें थोड़ी सी भी अकल होती तो जो लोग बात कर रहे हैं, चाहे टीवी पे कर रहे हो, चाहे न्यूज़पेपर में लिख रहे हो, या यूट्यूब पे बैठे बात कर रहे हैं और इनको बता रहे हैं क्या चीज गलत हुई हो रही है या हो चुकी है, तो उससे सुन लें कुछ आप। सबक सीखते हैं। नो, नहीं, कुछ नहीं सीख रहे। कुछ नहीं बहुत सीख। शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत बड़ी जल्द आपसे मेहरबानी आपकी। मुलाकात थैंक होगी। यू वेरी अपना बहुत मच। ख्याल रखें। थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट।